जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी कि देयर आर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, और मैंने ये भी आपको बताया था कि हम लोग शेनेगन वीजा को अपना बेस मानकर चलते हैं कि अगर हम शेनेगन वीजा ठीक से प्रोसेस करने लग जाएंगे तो हम बाकी भी कर पाएंगे। ठीक है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमने सीखा कि हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा फॉर्म हमारा फिल्ड होना चाहिए, कवरिंग लेटर होना चाहिए, फोटोग्राफ्स होने चाहिए। ठीक है, तो वीजा फॉर्म किसने भरना है, सबसे पहली बात ये, आज हम पूरा शेनेगन का फॉर्म भरेंगे और हर एक पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों पूछा जा रहा है, उसका क्या जवाब आपने देना है। ध्यान से आप लोग सुनेंगे और उसको हमेशा इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि वीजा फॉर्म भरेगा कौन। वीजा फॉर्म एम्बेसी के अनुसार, उस कंट्री की गवर्नमेंट के अनुसार, रूल्स रेगुलेशंस के अनुसार जो ट्रैवल कर रहा है, जिसका वीजा लग रहा है, वो वीजा फॉर्म भरेगा। अगर बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ तो उनके पेरेंट्स ट्रैवल करेंगे, उनके ट्रैवल्स उसको फिल करेंगे और वो साइन करेंगे, बच्चे का थंब इंप्रेशन लगेगा। ठीक है, और वीजा फॉर्म्स में ज्यादातर ये बात पूछी जाती है, शेनेगन फॉर्म में भी पूछी जाती है कि ये फॉर्म आपने भरा या किसी और ने भरा। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि वीजा फॉर्म आप भरने वाले हो, ट्रैवलर भरने ही नहीं वाला। अगर आप वीजा एजेंट हो तो वीजा फॉर्म आप भरोगे। ठीक है, क्यों कोई आपके पास आया, क्योंकि उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कोई गलती नहीं करना चाहता है और वो चाहता है कि वीजा फॉर्म भी आप भरो और आप इस चीज के पैसे ले रहे हो। ठीक है, तो वीजा फॉर्म भी आप भरोगे और साइन भी ज्यादातर एजेंट कर देता है। ठीक है, ऑब्वियसली आप साइन कर सकते हो क्योंकि आप एक जेन्युइन एजेंट हो, आपके पास अथॉरिटी लेटर है, आप उनको असिस्ट कर रहे हो, तो साइन करने से कोई आपको लीगल प्रॉब्लम नहीं आती है। और साइन हम क्यों करते हैं, साइन हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो ट्रैवलर है वो किसी और सिटी में है या वो कहीं दूर बैठा है, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटली हो रहा है। अगर आप उसको कहोगे फॉर्म भरने के लिए तो पहले आप उसको फॉर्म ईमेल करोगे, वो उसका प्रिंट आउट निकालेगा, उसको भरेगा, उसको साइन करेगा, फिर स्कैन करेगा, फिर आपको भेजेगा। और जब वो भरेगा तो वो आपसे 10 तरह के सवाल पूछेगा क्योंकि उसको खुद को तो फॉर्म भरना आता नहीं है और उसके अंदर आपका ज्यादा टाइम लगने वाला है। इसीलिए एज एन एजेंट हम क्या कहते हैं कि हम खुद ही फॉर्म भर देते हैं और पासपोर्ट की कॉपी हमारे पास होती है, उसके ऊपर क्लाइंट के सिग्नेचर होते हैं, जो सिग्नेचर उसने वहां किए हुए हैं वैसे ही सिग्नेचर्स हम यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर्म आपने भरना है, फॉर्म भरना आपको आना चाहिए है। अगर आपका क्लाइंट आपको फॉर्म भर के दे देता है तो बहुत खुशी की बात है, तो फिर उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। पर अगर आपका क्लाइंट आपको फॉर्म भर के नहीं दे रहा है तो फॉर्म आपने भरना है, और ये यहाँ पर आप फॉर्म देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि शेनेगन के अंदर 26 कंट्रीज आती हैं, देयर आर 26 कंट्रीज। इन सब का वीजा फॉर्म जो आप देख रहे हैं ऊपर से, यहाँ पर ये लोगो है जिसके अंदर ये स्टार्स बने हुए हैं। प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। ठीक है, एवरीवन प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये शेनेगन का लोगो है। ठीक है, आप ये फॉर्म भरिए, 26 कंट्रीज में से किसी का भी आप कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं, आपको फॉर्म यही भरना है। ठीक है, लिखा हुआ है ऊपर हार्मोनाइज्ड एप्लीकेशन फॉर्म, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इंटरनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप गूगल कीजिए शेनेगन वीजा फॉर्म पीडीएफ, आपको ये बड़े आराम से मिल जाएगा, किसी को आपने फॉर्म के पैसे नहीं देने हैं। ठीक है, लिखा हुआ है दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज फ्री, साफ साफ ये बात यहाँ पर लिखी गई है। ओके, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं, फैमिली मेंबर्स ऑफ ईयू, ईयू का मतलब है यूरोपियन यूनियन, ईईए, ईईए का मतलब है यूरोपियन इकोनॉमिक एसोसिएशन, और सीएच, सीएच का मतलब है स्विट्जरलैंड। ठीक है, family members of EU, EEA and CH citizens shall not fill in field number 21, 22, 30, 31 and 32। ठीक है, अगर आपका क्लाइंट जो ये वीजा लगवा रहा है उसका कोई भी रिश्तेदार, ठीक है, यूरोप में रहता है, ठीक है, या यूरोप की ऐसी कंट्री में रहता है जो यूरोपियन इकोनॉमिक एसोसिएशन का पार्ट है, तो उन्हों को फील्ड नंबर 21, 22, 30, 31 एंड 32 नहीं फिल करनी है। बट आपके पास 90% जो क्लाइंट आएंगे उन्हों के रिश्तेदार यूरोप में या यूरोप की किसी और कंट्री में नहीं रहते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर रिश्तेदार से हमारा क्या मतलब है, यहाँ पर रिश्तेदार से मतलब है रियल पेरेंट्स, रियल हस्बैंड वाइफ, बच्चे, ठीक है, रियल सिबलिंग्स।
अगर कोई चाचा रहता है, मामा रहता है, ठीक है, रहता है, अच्छी बात है, आपका रियल चाचा है, रियल मामा है, पर उसके बेसिस पर आप यूरोप नहीं जा रहे हैं, तो उसकी डिटेल देने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी डिटेल देने से फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है फील्ड्स 1 2 3 शैल बी फिल्ड इन अकॉर्डेंस विद द डाटा इन द ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ट्रैवल डॉक्यूमेंट क्या है? ट्रैवल डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट, ठीक है। तो हम जिस पासपोर्ट के बेसिस पे ट्रैवल कर रहे हैं वही हमारा ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। सरनेम, इसका मतलब क्या है? जो फील्ड 1 2 3 इन्होंने लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पासपोर्ट में कोई गलती हो रखी है, अगर आपके पासपोर्ट में सरनेम की जगह नेम लिखा हुआ है, नेम की जगह सरनेम लिखा हुआ है, तो आपने बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही फॉर्म में भी भरना है। अपनी तरफ से उसे ठीक करने की कोशिश ना करें। और इंडिया क्या, पूरे दुनिया में ही पासपोर्ट के अंदर ये गलतियां कॉमन है कि सरनेम की जगह कुछ लिखा ही नहीं गया या सरनेम की जगह नाम लिख दिया गया। तो जहां पर जैसा फॉर्म में लिखा हुआ, सॉरी, पासपोर्ट में लिखा हुआ है, वैसा ही आपने फॉर्म पे उतारना है, ठीक है। तो सरनेम यहां पर लिख देंगे हम, जो कि पासपोर्ट में लिखा गया है। सरनेम एट बर्थ, बहुत सारी लड़कियां हैं जो शादी होने के बाद अपना नाम चेंज कर लेती हैं। अगर उन्होंने अपना सरनेम चेंज किया है तो जब वो पैदा हुई थी तब उनके पिताजी का जो भी सरनेम यूज करती थी वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल, ओके। एन ए भी लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हम, फर्स्ट नेम। जो भी फर्स्ट नेम है वो हम लिख देंगे। फर्स्ट नेम के साथ ही हम सेकंड नेम लिख देते हैं। जैसे कि किसी का नाम है धीर प्रताप सिंह, ठीक है, तो सबसे ऊपर सरनेम में आ जाएगा सिंह, ठीक है। सरनेम एट बर्थ आ जाएगा नॉट एप्लीकेबल, फर्स्ट नेम आ जाएगा धीर प्रताप, ठीक है। तो हमने मिडिल नेम सेकंड नेम फर्स्ट नेम के साथ लिख दिया, ठीक है। तो सरनेम ने एन ए लिखना है कि बस खाली छोड़ देना? सरनेम तो लिखना है ना, जो पासपोर्ट में है वो लिखना है, ठीक है। सरनेम एट बर्थ, अगर सरनेम नहीं है तो आपको लिखना है लास्ट नेम अननोन, LNU, ठीक है। अगर किसी पासपोर्ट में सरनेम नहीं लिखा गया है तो आप लिखेंगे LNU, और अगर किसी पासपोर्ट में फर्स्ट नेम नहीं लिखा गया है तो आप लिखेंगे FNU, फर्स्ट नेम अननोन। तो ये इसके अल्फाबेट्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर नीचे पूछा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ, जो पासपोर्ट में है। जन्म कुंडली की डेट ऑफ बर्थ पे मत चले जाइएगा, जो पासपोर्ट पे है वही लिखनी है। प्लेस ऑफ बर्थ जो पासपोर्ट पर है वही लिखना है। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, ठीक है, अगर इंडिया का पासपोर्ट है, यहाँ का भी पासपोर्ट है, पासपोर्ट पे लिखा हुआ है वही लिखना है। करंट नेशनैलिटी इंडियन, ठीक है, वही लिखना है। नेशनैलिटी एट बर्थ इफ डिफरेंट, ठीक है। अगर ऐसा हुआ है जैसे कि बहुत सारे लोग हैं पैदा हुए लंदन में, ठीक है, इसलिए वहां की वर्च्यू बाय बर्थ वहां की सिटीजनशिप मिल गई पर बाद में इंडिया आ गए, तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा, ठीक है, जो कि कम केसेस में होता है, ओके। 8वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, जिसमें पूछा जा रहा है सेक्स, मतलब कि जेंडर, मेल या फीमेल जो भी है उसको लिख दीजिए। सिविल स्टेटस, शादी के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर शादी हो रखी है तो मैरिड, नहीं तो सिंगल लिख देंगे, ठीक है, वो कि बहुत सिंपल है। अगर किसी की शादी हुई और टूट गई 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, पर उसके पासपोर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी भी डॉक्यूमेंट में ये चीज नहीं आई, तो फिर यहाँ पर सेपरेटेड लिखने की जरूरत नहीं है, उसको आप एज ए सिंगल दिखा सकते हैं, ठीक है। ये चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, ओके। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है पेरेंटल अथॉरिटी इन केस ऑफ माइनर्स, लीगल गार्जियन, सरनेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस इफ डिफरेंट फ्रॉम एप्लीकेंट्स टेलीफोन, ईमेल एड्रेस एंड नेशनैलिटी, ठीक है। अगर बच्चा जा रहा है तो पेरेंटल अथॉरिटी जो दे रहा है उसकी डिटेल हमने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं 11 नंबर पे, नेशनल आइडेंटिटी नंबर वेयर एप्लीकेबल, ये भी पासपोर्ट नंबर आएगा। नेशनल आइडेंटिटी नंबर का मतलब है आपका पासपोर्ट नंबर, ठीक है। 12 नंबर पे आ जाते हैं टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर है ऑर्डिनरी पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, सर्विस पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट, स्पेशल पासपोर्ट, अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट। हमने ऑर्डिनरी पासपोर्ट को टिक करना है। 95% केसेस में आप ऑर्डिनरी पासपोर्ट को टिक करेंगे। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिनिस्टर्स के पास होता है, या फिर जो बहुत ज्यादा फेमस एक्टर्स हैं जैसे कि अमिताभ बच्चन साहब हो गए, इन लोगों के पास होता है।
सर्विस पासपोर्ट जो गवर्नमेंट के लिए सर्विस कर रहे हैं, जैसे कि हरीश साल्वे वकील हैं, या फिर कोई डिफेंस रिलेटेड कुछ लोग हो सकते हैं। ऑफिशियल पासपोर्ट भी, जैसे कि गवर्नमेंट आपको रशिया भेज रही है सर्विस के लिए या ऐसे किसी काम के लिए, तो गवर्नमेंट पासपोर्ट बना कर देती है, ठीक है। स्पेशल पासपोर्ट गवर्नमेंट किसी भी कारण से बना सकती है, कई बार कुछ क्रिमिनल्स को लेकर आने के लिए भी स्पेशल पासपोर्ट बनाए जाते हैं, तो स्पेशल पासपोर्ट तब हम यूज करते हैं। अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट इंडियंस के लिए है ही नहीं, यही सेम फॉर्म बाकी कंट्रीज में भी यूज होता है, इसीलिए ये दिया गया है, ठीक है। जैसे कि हम इंडियंस नेपाल अपने वोटर आईडी कार्ड के बेसिस पे जा सकते हैं, वैसे ही कुछ यूरोप की कंट्रीज हैं या यूरोप के आसपास की कंट्रीज हैं जो अपने आईडी प्रूफ के बेसिस पे आ सकते हैं, ये उन्हों के लिए। इंडियंस को कभी भी अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट को नहीं लिखना होगा, ठीक है, ओके। अब हम आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, फिर से वही पासपोर्ट नंबर आपने यहां पर लिख देना है, ठीक है। डेट ऑफ इशू, हर पासपोर्ट के ऊपर उसकी डेट ऑफ इशू है, वो आप यहां पर लिख देंगे। वैलिड अंटिल, वो भी पासपोर्ट के ऊपर है, जैसे कि मैंने आपको पासपोर्ट दिखाया भी था, वो भी आप यहां पर लिख देंगे। जब आप ये लिख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ये 6 महीने तक वैलिड है या नहीं है। आप कोशिश करेंगे 9 महीने तक वैलिड हो, और अगर कोई स्पेशल केस है तो कम से कम 4 महीने के लिए वैलिड हो। अगर कोई 15 दिन के लिए जा रहा है तो 4 महीने तक वैलिड पासपोर्ट पे भी वीजा लगवा सकते हैं। अदरवाइज अगर क्लाइंट के पास टाइम है और पासपोर्ट 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने वैलिड है, तो भी आप उनसे कहिए कि आप नया पासपोर्ट ले लें, पासपोर्ट को रिन्यू करवा लें, अगर उनके पास ट्रैवल करने में अभी टाइम है। पासपोर्ट नया बनवाने में 15 दिन लगते हैं और रिन्यू करवाने में हफ्ता 10 दिन लगता है, ओके। इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। जिस भी कंट्री ने बनाया है, उसकी गवर्नमेंट ने बनाया है, तो यहां पर लिख देंगे। आपको स्टेट का नाम नहीं लिखना है, आप लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17, पर्सनल डाटा ऑफ द फैमिली मेंबर हु इज इन यूरोपियन यूनियन, ईयू का मतलब है EEA, वही इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक एसोसिएशन, और CH। अगर हम, जैसे मान लीजिए मैं अपना फॉर्म भर रहा हूं और मेरा भाई रहता है नीदरलैंड में, और मैं उससे डॉक्यूमेंट भी ले सकता हूं, उससे मिलने के लिए जा रहा हूं, उसका डॉक्यूमेंट मेरे पास आया हुआ है, तो मैं उसका नाम यहां पर लिखूंगा, ठीक है। सच में मेरा भाई रहता है और अगर मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूं और उसने मुझे लेटर भेजा है, तो मैं उसका नाम लिखूंगा। अब समझिए प्लीज, मेरा भाई रहता है, ठीक है, और मैं यूरोप जा रहा हूं, पर मैं उसके डॉक्यूमेंट के बेसिस पे नहीं जा रहा हूं, तो मुझे ये चीज यहां पर भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। सरनेम वही फैमिली नेम यहां पर लिख देंगे, फर्स्ट नेम वही उसी ढंग से हम लिख देंगे, उस रिश्तेदार का जिसके बेसिस पे हम जा रहे हैं, जो हमारा रिश्तेदार है और यूरोप में रहता है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, ठीक है। नेशनैलिटी लिख देंगे, अगर वो उस कंट्री का नेशनल बन चुका है तो वो लिख देंगे। नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, अगर वो उस कंट्री का नेशनल बन चुका है तो ऑब्वियसली उसके पास कोई आईडी नंबर होगा, वो हम यहाँ पर लिख देंगे, या उसके पासपोर्ट नंबर को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। फैमिली रिलेशनशिप विद EU, EEA और CH, तो यहाँ पर ये साफ साफ बोल रहे हैं कि जिसके बेसिस पर आप जा रहे हो उससे आपका क्या रिलेशन है, क्या वो आपके हस्बैंड या वाइफ है, या आपका खुद का सगा बच्चा है, या आपका ग्रैंड चाइल्ड है, दादा दादी हो सकते हैं, या डिपेंडेंट डिसेंडेंट है, ठीक है, मतलब कि किसी भी ढंग से रिश्तेदारी में आपके ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर कोई रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, मतलब कि शादी होने वाली है या कोई बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। एप्लीकेंट होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस, जो भी एप्लीकेंट है उसका होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस, होम एड्रेस पासपोर्ट पे लिखा हुआ है वो लिख दीजिए, ईमेल एड्रेस आप अपनी देना चाहते हैं अपनी दे दीजिए, क्लाइंट की देना चाहते हैं क्लाइंट की दे दीजिए। पर इस बात को याद रखिएगा, इस ईमेल के ऊपर एम्बेसी से कोई इंफॉर्मेशन भी आ सकती है, कोई क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन के लिए एम्बेसी इस ईमेल आईडी को यूज कर सकती है। तो वही ईमेल आईडी दें जो ईमेल आईडी को आप लोग या आपका क्लाइंट रेगुलरली चेक कर रहा हो, ठीक है। एड्रेस वही दें जो पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है। सेम गोज विद टेलीफोन नंबर, जो आप टेलीफोन नंबर दे रहे हैं उसके ऊपर अगर फोन आएगा तो फोन आंसर होना चाहिए। 2 बार फोन आएगा, एक बार आंसर नहीं हुआ तो थोड़ी देर में दूसरी बार आएगा, दूसरी बार भी आंसर नहीं हुआ, तीसरी बार फोन नहीं करेंगे वो लोग। हाँ जी पूछिए आत्म प्रकाश जी, कुछ पूछना है? सर मैं ये पूछना, जैसे एक ईमेल आईडी हमने जैसे 5-7 क्लाइंट में डाल दी, एम्बेसी को इस कोई चीज का दिक्कत ऑब्जेक्शन नहीं, तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है।
ठीक है, ठीक। ओके। टेलीफोन नंबर वही डालेंगे जिस पे आप आंसर करें या फिर क्लाइंट आंसर करे, ठीक है। रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनैलिटी। मान लीजिए कि मैं अपना वीजा अप्लाई कर रहा हूं, अपना वीजा फॉर्म भर रहा हूं और मैं नौकरी करता हूं सिंगापुर में। इंडिया आया मैं शादी करने के लिए या अपने माता पिता से मिलने के लिए, और घूमने के लिए जा रहा हूं स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो मेरे पास एड्रेस है सिंगापुर का भी, ठीक है। मतलब कि मैं सिंगापुर में नौकरी करता हूं, मेरे पास वहां का वर्क परमिट है, तो मैं इस चीज को यहां पर लिखूंगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो हैं इंडियन सिटीजन बट किसी और कंट्री में नौकरी करते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, उन्हों के पास वहां का कोई ना कोई आईडी प्रूफ होता है, तो वो यहां पर लिखा जाता है रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनैलिटी। आपका कोई बेटा है, बेटी है, ठीक है, वो पढ़ता है यूएसए में, आपसे मिलने के लिए आया या आई, और अब आप लोग फैमिली की तरह यूरोप पूरा घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वो बच्चा जो यूएसए में पढ़ता है वहां का रेजिडेंट ही तो है, ठीक है। चाहे टेम्परेरी रेजिडेंट हो चाहे परमानेंट रेजिडेंट हो, तो वो डिटेल यहाँ पर हमारे को लिखनी होती है। आपके बहुत सारे क्लाइंट्स के केसेस में ये नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। अगर रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनैलिटी, तो इसको आप नो कर सकते हैं। अगर यस है तो ऑब्वियसली उसके पास कोई ना कोई परमिट होगा, पासपोर्ट के ऊपर होगा वो, अगर पासपोर्ट पे नहीं है तो अलग से होगा, उसकी डिटेल आपने यहाँ पर लिख देनी है। परमिट और इक्विवेलेंट नंबर और वैलिड, कब तक वो वैलिड है वो डेट आपने यहाँ पर लिख देनी है। करंट ऑक्यूपेशन, उसको कभी भी करंट ऑक्यूपेशन को अनएम्प्लॉयड मत लिखिए, ठीक है। करंट ऑक्यूपेशन को अनएम्प्लॉयड मत लिखिए। स्टूडेंट लिखना चाहते हैं जरूर लिख सकते हैं, डिपेंडेंट लिखना चाहते हैं जरूर लिख सकते हैं, रिटायर्ड लिखना चाहते हैं जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। बट अनएम्प्लॉयड वर्ड का इस्तेमाल ना करें, ओके। एम्प्लॉयर, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं हम। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर फॉर स्टूडेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट जिसके लिए आप फॉर्म भर रहे हो या जो अपना फॉर्म खुद भर रहा है, अगर वो नौकरी करता है तो जिस जगह वो नौकरी करता है उसका नाम, टेलीफोन नंबर। क्यों? क्योंकि एम्बेसी अगर चाहे तो वहां पे फोन करके क्रॉस चेक करेगी कि हाँ जी क्या इस नाम का इंसान आपके पास नौकरी करता है कि नहीं करता है। अगर ये हम नकली डाल देते हैं और वो फोन करते हैं, उस फोन पे कोई जवाब नहीं देता या फोन नहीं उठाता, तो ऑब्वियसली वीजा नहीं लगेगा। जब ये इंफॉर्मेशन नकली डाली जाती है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो नंबर दिया गया है वो उस कंपनी से रिफ्लेक्ट हो, अगर इंटरनेट पे चेक किया जाए, और जो फोन उठाएगा वो यही बोलेगा कि हाँ जी नौकरी करता है। समझ गए? अगर स्टूडेंट है तो उसके स्कूल कॉलेज का देना है, ओके। अगर कोई इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड पर है, ठीक है, मान लो 10th में 12th में या ऐसे एग्जाम्स के डेट्स हैं और स्टूडेंट है और तब आप उसका वीजा लगवा रहे हो, वीजा नहीं लगेगा, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो स्टूडेंट्स का वीजा ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस, जिस कंट्री में वो हैं और वहां से जा रहे हैं और वहां पर एग्जाम्स चल रहे हैं, उनके खुद के वीजा नहीं लग पाएगा, ठीक है। इसलिए भी ये पूछते हैं, ओके। पर्पस ऑफ द जर्नी, तो आप यहां पर समझ सकते हो कि सेम वीजा फॉर्म टूरिज्म के लिए भी यूज हो रहा है, बिजनेस के लिए भी यूज हो रहा है। VFR इसको कहते हैं, विजिटिंग फ्रेंड फैमिली एंड फ्रेंड्स को कहते हैं VFR, विजिटिंग फैमिली एंड रिलेटिव्स, ठीक है। यहाँ पर VFF बन रहा है पर इसको VFR कहा जाता है। कल्चरल रीजन के लिए भी सेम वीजा फॉर्म यूज हो रहा है, स्पोर्ट्स के लिए भी सेम वीजा फॉर्म यूज हो रहा है, हर एक उसके लिए सेम वीजा फॉर्म यूज हो रहा है, ओके। एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसमें से हम टूरिज्म पिक कर लेंगे या बिजनेस पिक कर लेंगे या जो भी हमारा रीजन होगा उसको हम टिक कर देंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे, दो टिक नहीं करने हैं, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन पर्पस ऑफ स्टे, इसके अलावा और भी एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज इसको हम नॉट एप्लीकेबल करके या खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके अंदर लोग कंफ्यूज होते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 25, मेंबर स्टेट ऑफ मेन। ये आपके एग्जाम में भी आएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन एंड अदर मेंबर स्टेट्स ऑफ डेस्टिनेशन इफ एप्लीकेबल। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आप यूरोप जा रहे हो, ठीक है,
जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था कि 26 कंट्री के लिए शेनेगन वीजा वैलिड है। आप घूमने के लिए जा रहे हो, जो भी ये कैंडिडेट है, आप हो या कैंडिडेट है जो कोई भी है, ये स्विट्जरलैंड घूमेगा, इटली घूमेगा, फ्रांस घूमेगा, जर्मनी घूमेगा, ठीक है, एंटर करेगा जर्मनी से, ठीक है। तो जितनी भी मेंबर स्टेट है जिनमें वो जाएगा उन सबके नाम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, चारों नाम आपने यहाँ पर लिखने हैं। मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन एंड अदर मेंबर स्टेट्स ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। इसके अलावा अगर शेनेगन ट्रिप करने के बाद वो यूके जा रहा है तो आप यूके भी यहां पर लिख दो, ठीक है। बट अगर आपने यूके लिख दिया या दुबई लिख दिया तो उसका वीजा पहले लेना पड़ेगा। तो हम समझदारी दिखाते हैं यहाँ पर, चाहे हम शेनेगन के बाद किसी और कंट्री में जा रहे हैं, उसका वीजा हमने अभी नहीं लिया है, तो हम उस कंट्री का नाम यहाँ पर नहीं लिखते हैं, समझे। अब ये एक तरह से झूठ बोलना हो गया या थोड़ा सा चीजों को मैनिपुलेट करना हो गया, तो कई बार कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ती है। क्यों करना पड़ता है समझिएगा इस बात को, ठीक है। तो शेनेगन क्या कह रहा है? शेनेगन ये कह रहा है कि अगर आप यूके भी जा रहे हो और शेनेगन भी जा रहे हो, दोनों चीज जगह इकट्ठी ट्रैवल की जाती है ना, क्योंकि नजदीक नजदीक है। तो पहले आप यूके का वीजा ले लो, बाद में शेनेगन का लेना। शेनेगन का वीजा लेना आसान है, यूके का वीजा लेना मुश्किल। तो अगर पहले आप यूके का अप्लाई करते हो, यूके का ही रिफ्यूज हो जाएगा, तो शेनेगन का कहां से मिलेगा? तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि चाहे हम यूके जा रहे हैं, ठीक है, बट हम ये चीज मेंशन ही नहीं करेंगे यहाँ। हम यहाँ पर नॉर्मली सिर्फ शेनेगन के बारे में मेंशन करेंगे और किसी चीज के बारे में मेंशन ही नहीं करेंगे। अभी आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी चीजें चल रही हैं, बट बीच में मैंने 2 मिनट के लिए आपको ब्रेक दिया है ताकि आपके कोई क्वेश्चंस हैं अभी तक तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? सर एक इसका रिकॉर्डिंग दे देना, क्योंकि ये ना हम प्रैक्टिस हो जाती। बिल्कुल दे देंगे जी, बिल्कुल दे देंगे, जरूर दे देंगे। और बताइए और कुछ? आपने डेली सर एक रिक्वेस्ट है, आप जब भी क्लास खत्म डेली भेज दिया करो। देखो सुनो मेरी, आत्म प्रकाश जी सुनिए मेरी बात। पहली बात तो ये कि मैं कोई इंस्टीट्यूट का मालिक नहीं हूँ कि मेरे पास सारा कुछ होता हो। मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, रिकॉर्डिंग मैं दबा सकता हूँ, रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं आती है। रिकॉर्डिंग मेरे पास आती है 2 दिन के बाद, ठीक है। जब मेरे पास आती है तब मैं भेजता भी हूँ, ठीक है, ओके। तो रिकॉर्डिंग एकदम क्लास खत्म होते ही, और दूसरी बात ये कि रिकॉर्डिंग क्लास खत्म होते ही बनती भी नहीं है, इसको प्रोसेस करने होने में भी टाइम लगता है। नहीं फर्स्ट डे का तो हमें मिल गया, आपने भेजा था। बाकी भी मिल जाएंगी, सारी मिल जाएंगी, और ये वाली रिकॉर्डिंग आपको जरूर मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए। बोलो प्रदीप जी, क्या सवाल? राइट साइड में कुछ कॉलम है जहाँ ऑफिशियल यूज के लिए, ऑफिशियल यूज के लिए उसको बिल्कुल भूल जाइए, आपको उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है, बर्थ सरनेम जो वो LNU आएगा? नहीं, आप समझे, वो क्वेश्चन था क्या बर्थ के टाइम आपका कुछ और सरनेम था, अब कुछ और सरनेम है? मतलब कि जैसे कि मान लो कि किसी लड़की का नाम था, जब तक उसकी शादी नहीं हुई उसका नाम था पूजा मल्होत्रा, ठीक है। उसकी शादी हो गई, पूजा किसी लड़के से जिसके सरनेम है अरोड़ा, ठीक है। शादी के बाद ही ट्रैवल कर रही होती ज्यादातर लड़कियां, ठीक है। तो अब उसका सरनेम हो गया अरोड़ा, एट द बर्थ उसका सरनेम मल्होत्रा था। तो उस केस में ये लिखना है, और ये सिर्फ लड़कियों के केस में नहीं होता, लड़कों के केस में भी हो जाता है। किसी ने अपना धर्म बदल लिया या किसी ने अपना नाम ही बदल लिया, तो बचपन में जब पैदा हुए थे तब कुछ और नाम था, फिर बाद में मजा नहीं आया, नाम चेंज कर लिया या धर्म चेंज कर लिया, ठीक है। तो उन लोगों को ये चीज लिखनी पड़ती है। पर इतना मैं आपको बता दूं, उन लोगों के पास एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे ये चीज को प्रूव करते हैं। जो लोग भी ऑफिशियली अपना नाम चेंज करते हैं उन्हों को एक एफिडेविट मिलता है, एक बुकलेट मिलती है जिसमें ये छपा होता है, और वो हमेशा उनको लेकर, बिल्कुल ठीक, गजट, वो लेकर ट्रैवल करना पड़ता है उनको, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हाँ जी प्रदीप जी, सवाल पूछिए अपना। सर जी मुझे ये पूछना था, ये फार्म जो अब बता रहे हो, ये शेनेगन के लिए, यूके के लिए सेम फार्म सब है? शेनेगन के लिए पूरा का पूरा यही है, ठीक है। यूके के लिए अलग है, अलग अगली क्लास में करवाऊंगा, आयरलैंड का करवाऊंगा, फिर यूके का करवाऊंगा,
ठीक है, ये सब बट रशिया के सुन लो लिए मेरी बात, 90% चीजें फिर भी सेम है, ठीक है। 90%। और दुनिया के जितने भी वीजा फॉर्म है उनके अंदर 60% चीजें यही है, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज के फॉर्म्स इससे छोटे हैं, बड़े नहीं है, ठीक है। यूएसए का वीजा फॉर्म पूरा का पूरा क्लास में भरेंगे, 3 क्लासेस लगेंगी या 2 क्लासेस लगेंगी, एक एक चीज करवाऊंगा, ठीक है। और जो एक एक चीज करवा रहा हूं उसको ध्यान से देखिए, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ताकि आप जिंदगी भर इसमें गलती ना करें, हाँ ठीक है। सर जी, मेरे छोटे क्वेश्चन एक और था कि मान बोलिए। लीजिए बाहर से स्पॉन्सर आ रही है शैनगन की, तो वो हमें इस पे यानी कि भी जो स्पॉन्सर कर रहा है उसका मुझे डिटेल डालना पड़ेगा फॉर्म में? हाँ, फिर आपको यहाँ पर डिटेल डालनी है, ठीक है। जो स्पॉन्सर कर रहा है तो हमारे को डिटेल डालनी है, और जब स्पॉन्सर हो रहा होता है तो स्पॉन्सरशिप लेटर भी लगता है, और कवरिंग लेटर के अंदर भी हम उस चीज को मेंशन करते हैं। ठीक है सर, ठीक है जी, आगे चलें। सर हाँ एक जी, बोलिए। क्वेश्चन है पूछिए पूछिए। सर, जो आप सरनेम एट बर्थ की बात कर रहे हो, या ये कंपलसरी है फिल करना, या बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। अब सुनो मेरी बात, बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। मान लो कि मैं एक लड़की हूं, ठीक है, मेरा नाम है पूजा मल्होत्रा, ठीक है, मेरी शादी हो गई, मेरा नाम हो गया पूजा अरोड़ा, पासपोर्ट मैंने अब बनवाया, पहले मैंने कभी पासपोर्ट ही नहीं बनवाया, मेरा जो पासपोर्ट बना उसमें लिखा हुआ है पूजा अरोड़ा, पूरे पासपोर्ट में कहीं पर ऐसा दिखता ही नहीं कि पहले मेरा कुछ और नाम था। अब क्या जरूरत है ड्रामा क्रिएट करने की, आप चुपचाप लिखो ना, उस चीज को इंक्लूड ही क्यों कर रहे हो इसके अंदर। अगर आपके पासपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर आपको वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों को ज्यादा करना पड़ जाता है जब उनके मल्टीपल पासपोर्ट हो, पहले पासपोर्ट में कुछ और नाम था, अब कुछ और नाम है, पेरेंट्स का नाम में कुछ और सरनेम है, सर हस्बैंड का कुछ और है, हस्बैंड का नाम एंडोर्स हो चुका है, तो ये करना पड़ता है। अब एक और समझ लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए कि मेरी शादी हुई, ठीक है, और मैंने अपना सरनेम चेंज नहीं किया, मेरी मर्जी है ना, मैं सरनेम चेंज करूं या ना करूं, मैं पासपोर्ट वही का वही यूज कर रही हूं, तो क्या जरूरत है मुझे इस चीज को लिखने की, ठीक है। तो इस चीज को समझते हुए हमारे को इन चीजों का जवाब देना, ठीक है। आई होप यू गॉट द आंसर। एक क्वेश्चन और है, बोलिए। यहाँ पे जैसे कि हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं कहीं टूर पे, जरूर जा रहे हैं, हस्बैंड का सरनेम अभी उसका है जो है, बट वाइफ ने चेंज नहीं करवाया पासपोर्ट, तो कोई वीजा दिक्कत पे नहीं, इम्पैक्ट आएगा कोई या नहीं? इम्पैक्ट नहीं आएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके। और सर एक क्वेश्चन और है मेरा, जो बोलिए। आपने फर्स्ट सरनेम वाला बोला है, बोलिए जैसे बोलिए। फर्स्ट नेम में मैं अपनी बात करूं, मेरा राकेश कुमार लूथरा है, हम्म, तो मेरा फर्स्ट नेम में राकेश कुमार आएगा बिल्कुल ठीक, और सरनेम में लूथरा आएगा। बिल्कुल ठीक। अगर मेरा सरनेम नहीं लगा हुआ और राकेश कुमार है तो जस्ट फर्स्ट नेम और वो LNU कर देना हमने। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, तो पर्पस ऑफ जर्नी हमने कर लिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन हम समझ चुके हैं। मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आप शेनेगन में किस कंट्री में एंटर करोगे वो यहाँ पर लिख दो, आप लिख दो, वीजा आ जाएगा, उसके बाद आप अपनी फर्स्ट स्टेट ऑफ एंट्री चाहे चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये कि जब मैंने वीजा अप्लाई किया तो मैंने लिखा कि मैं सबसे पहले फ्रांस में जाऊंगा, पर बाद में मैं एंटर करता हूं जर्मनी से या फिर स्वीडन से या नॉर्वे से, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, सिंगल एंट्री, 2 एंट्री, प्लीज अपने आप को म्यूट करके रखिए। तो यहां पर हम जितनी आपको एंट्री चाहिए उतनी लिखिए, बट बाय डिफॉल्ट शेनेगन वाले मल्टीपल एंट्री ही देते हैं, ठीक है। तो आपको वैसे भी मल्टीपल एंट्री ही मिलनी है, मैंने आपको वीजा दिखाया भी था, उसमें भी M लिखा हुआ था, वैसे उसके ऊपर M लिखा है, तो इसका मतलब वो मल्टीपल एंट्री है। बाकी आप श्योर होना चाहते हैं कि मल्टीपल एंट्री मिले तो आपने सिंपली मल्टीपल एंट्री टिक करना है। फीस वही की वही है, अप्रोक्सीमेटली 6,000 रुपए आप मानकर चलिए, तो फीस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है शेनेगन के केस में, ठीक है। बट यूके के केस में, कनाडा के केस में मल्टीपल एंट्री ले रहे हैं हम, और भी कुछ कंट्रीज के केस में जब हम मल्टीपल एंट्री या डबल एंट्री लेते हैं तो फीस बढ़ती है, ठीक है। अब हम आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 28, फिंगरप्रिंट्स कलेक्टेड प्रीवियसली। अब यहां पर समझिएगा, आप वीजा एजेंट हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अगर मैं आपके पास आता हूं एज ए क्लाइंट और पिछले 5 साल में मैं शेनेगन नहीं गया हूं, तो आप मेरा वीजा लगवाओगे, पर फिर भी मेरे को भी वीएफएस जाना पड़ेगा फिंगरप्रिंट देने के लिए, बायोमेट्रिक देने के लिए, ठीक है। इस केस में वीजा एजेंट थोड़ी कम फीस लेता है, ठीक है। बट मान लीजिए कि मेरा पहले ही बायोमेट्रिक हो रखा है पिछले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, तो आप क्लाइंट को बोलोगे कि सर आप आराम से बैठो, बस आप मेरे को अथॉरिटी लेटर दो, डॉक्यूमेंट दो, आपको कहीं नहीं आना जाना, आपका पासपोर्ट की हमारी जिम्मेवारी है, हम जाएंगे आपका वीजा लगवा के आपका पासपोर्ट आपको पहुंचा देंगे, ठीक है। तो जिन्हों का बायोमेट्रिक नहीं हो रखा उनको जाना पड़ेगा, जिन्हों का हो रखा है उनको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कितने साल के लिए वैलिड होता है सर? 5 साल के लिए, ठीक है। जैसे किसी भी कंट्री, स्पेसिफिक कंट्री का हम कर रहे हैं? नहीं, शेनेगन के केस की अभी हम शेनेगन की बात कर रहे हैं, इसको शेनेगन को मान नहीं, शेनेगन में जैसे एस्टोनिया आता है, जो लाटविया आता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उस केस में फिर ठीक है। देखो जी, आप चाहे एस्टोनिया के थ्रू लो वीजा, चाहे लिथुआनिया के लो, अगर आपने बायोमेट्रिक दे दिया है तो वो डाटा शेयर्ड है, ठीक है, पूरा शेनेगन उसको यूज कर सकता है, ठीक है जी। अगर आपने पहले वीजा लगवाया है तो आपके पास उसका स्टिकर होगा, वही ये पूछ रहे हैं कि उसका स्टिकर नंबर आप बता दीजिए, ताकि वो अपने डेटा से निकाल सके कि हाँ इस इंसान का पहले बायोमेट्रिक हो चुका है, पहले इसके फिंगरप्रिंट्स ले चुके हैं, ठीक है। एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, ये उसी क्वेश्चन से लिंक हो गया जो मैंने आपसे कहा था ना, कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेंबर स्टेट के अलावा एंड अदर मेंबर स्टेट ऑफ डेस्टिनेशन इफ एप्लीकेबल, मतलब अगर आप शेनेगन के अलावा कहीं और जा रहे हो शेनेगन विजिट करने के बाद, तो उसके वीजा का प्रूफ दो, उसका वीजा नंबर दो, ठीक है। तो इसका मतलब उसका वीजा पहले लेना पड़ेगा, एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। तो यहां पर हम नॉट एप्लीकेबल लिख देते हैं, पर अगर हमने वीजा लिया हुआ है और हम कहीं जा रहे हैं और हमने वीजा लिया हुआ है तो हम उसका वीजा नंबर यहाँ पर लिख देंगे, कब से कब तक वो वैलिड है वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पर, सरनेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ इनवाइटिंग पर्सन। अभी आप लोग पूछ रहे थे ना, अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो ये वही इनवाइटिंग पर्सन है। इन द मेंबरशिप नॉट एप्लीकेबल नेम ऑफ होटल, अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, इनवाइट कर रहा है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर भर देंगे। कोई आपको इनवाइट नहीं कर रहा, आप अपने खुद के दम पर जा रहे हैं, तो आप होटल, जिस होटल में जाके रहने वाले हैं, अगर कोई 15 दिन के लिए जा रहा है, 15 दिन के होटल की डिटेल भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहली रात जिस होटल में रहेंगे उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसकी ईमेल आईडी लिख देना काफी है। और होटल वाउचर भी लगता है, शेनेगन वीजा फॉर्म जब अप्लाई करेंगे तो होटल वाउचर भी लगेगा। हाँ जी बोलिए, कौन कुछ बोलना चाहता है? हाँ सर जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। आपने कहा फिंगरप्रिंट पहले हुए हों तो वहां पर आपको वीजा भी भरना पड़ता है, नंबर वीजे का। मान लीजिए फिंगरप्रिंट हुए हुए हैं, केस रिफ्यूज हो गया है, हाँ तो फिर नहीं माना जाएगा, वो दोबारा से फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। ओके ठीक है सर, ओके ठीक है। हाँ जी। एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग पर्सन, अगर होटल है तो होटल का एड्रेस और इनवाइटिंग उसका क्या ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर। होटल की वेबसाइट के ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, वहां से हम ले सकते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई बिजनेस के लिए जा रहा है तो इन्विटेशन होगा ही होगा, बिजनेस वीजा बिना इन्विटेशन के कहीं का भी नहीं लगने वाला है, तो इनवाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल यहाँ पर भरी जाएगी, ठीक है। जो भी कंपनी इनवाइट कर रही है उसका फोन नंबर दिया जाएगा और वो फोन नंबर आंसर होगा, जो कंपनी ये डिटेल देगी वो भी बड़ी सीरियस होगी, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32, हमारे क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं। अब इसको भी ध्यान से समझिएगा, कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे इज कवर्ड। तो यहां पर आप बाय द एप्लीकेंट को भी टिक करोगे, ठीक है, कैश इसको भी टिक करोगे, ट्रैवलर्स चेक को टिक नहीं करोगे, ओके, क्रेडिट कार्ड को टिक करोगे, प्रीपेड अकोमोडेशन को टिक करोगे, प्रीपेड ट्रांसपोर्ट को भी टिक करोगे, अदर को टिक नहीं करोगे, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूं, बाय द एप्लीकेंट को टिक करोगे, चाहे एप्लीकेंट खुद पैसे खर्च रहा हो या ना खर्च रहा हो, आप इसको टिक कर दोगे, ठीक है। कैश को आप टिक कर दोगे, ट्रैवलर्स चेक को आप टिक नहीं करोगे, क्रेडिट कार्ड को आप टिक करोगे, प्रीपेड अकोमोडेशन को आप टिक करोगे, प्रीपेड ट्रांसपोर्ट को आप टिक करोगे, अदर को आप टिक नहीं करोगे, ठीक है।
फिर आ जाता है कि बाय स्पॉन्सर, अगर स्पॉन्सर कर रहा है, अगर स्पॉन्सर कर रहा है तो आप उसको टिक करोगे, ठीक है। फिर इसके अंदर आपने जो भी रेफर किया है उसको आप डाल दोगे। मीन्स ऑफ सपोर्ट जो भी स्पॉन्सर है उस केस में भी आप कैश को टिक कर दोगे, अकोमोडेशन को टिक कर दोगे, अगर ऑल एक्सपेंसेस दे रहा है तो इसको करोगे, नहीं तो छोड़ दोगे। प्रीपेड ट्रांसपोर्ट को टिक करोगे, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्टेशन के एप्लीकेंट ने पैसे खर्चे हुए हैं और अगर उसका कोई सबूत हम लगा देते हैं तो वीजा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो हम कैसे लगाएंगे ये मैं आपको आगे आने वाली क्लास में समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। आई एम अवेयर दैट द वीजा फी इज नॉट रिफंडेड, हर जगह लिखी हुई है, हर जगह ये बात लिखी हुई है कि वीजा फीस, वीजा लगे या ना लगे, पैसे कभी वापस नहीं होते हैं, ठीक है। कनाडा के केस में वर्क परमिट हम अप्लाई करते हैं, अगर नहीं आता है तो उसकी फीस वापस मिलती है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस है सिर्फ जो हम आपको आने वाले टाइम पे बताते रहेंगे, ठीक है। एप्लीकेबल इन केस ऑफ मल्टीपल एंट्री वीजा इज अप्लाइड फॉर। आई एम अवेयर ऑफ द नीड टू हैव एन एडिक्वेट ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस वैसे भी शेनेगन के लिए मैंडेटरी है, वो कैसे बनेगी वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। बाकी आप लोगों को ये पूरा पढ़ना चाहिए, ठीक है, जरूर पढ़ना चाहिए। मैं 1000 बार पढ़ चुका हूँ, आप लोग अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। नीचे प्लेस एंड डेट, अगर आप चंडीगढ़ से कर रहे हो चंडीगढ़ लिख दो, दिल्ली से कर रहे हो दिल्ली कर दो, मुंबई से कर रहे हो मुंबई कर दो, कलकत्ता है कलकत्ता कर दो। सिग्नेचर, ठीक है, जैसे कि मैं पहले ही समझा चुका हूँ, क्लाइंट करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आके बार आपको ही करना पड़ता है, ठीक है। अगर पेरेंट्स हैं, बच्चा छोटा है तो पेरेंट्स साइन करेंगे और बच्चे का थंब इम्प्रेशन हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी फिल वीजा फॉर्म फॉर शेनेगन, ठीक है। कोई सवाल? सर 32 क्वेश्चन में, हाँ जी बोलिए। सर जो हम पे कर चुके होंगे वही हम टिक करेंगे ना? लाइक अगर हमने होटल अकोमोडेशन का पहले होटल अकोमोडेशन पे करना जरूरी है, पहले से कर ही चुके हो गया, आप करो या ना करो आपने टिक करना है। आपने होटल बुक किया है नहीं किया है, नकली वाउचर लगाया है, नकली डिटेल डाली है, फिर भी आपने टिक करना है, समझ गए? सर यहाँ पे ट्रैवलर चेक को नोट टिक करने का रीजन क्या है? क्योंकि ट्रैवलर चेक्स बहुत ही कम यूज होते हैं अब, ठीक है। यही अगर आप 15 साल पहले भर रहे होते तो मैं कहता ट्रैवलर चेक को भी आप टिक कर दीजिए। अब आप ट्रैवलर चेक को भी टिक कर देते हो तो उससे इनको ये लगता है कि इस इंसान को समझ ही नहीं है, ना ही एजेंट को कोई समझ है ना ट्रैवलर को कोई समझ है, ठीक है। ट्रैवलर चेक अब यूज ही कहाँ हो रहा है? ट्रैवलर चेक लेकर जाना, लेना, खरीदना, लेकर जाना, उन्हें यूज करना अपने आप में मुसीबत का काम है। क्रेडिट कार्ड, फॉरेक्स कार्ड, डेबिट कार्ड हर जगह यूज हो रहे हैं। आप में से कई लोग यूरोप गए होंगे, कहाँ लिखा हुआ होता है ट्रैवलर चेक्स आर वेलकम्ड है? वो दिन चले गए। 25 साल पहले ऐसा होता था जब क्रेडिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स कॉमन नहीं थी। ट्रैवलर चेक आज भी अवेलेबल हैं। अफ्रीका की कुछ कंट्रीज में आज भी हम ट्रैवलर चेक लेकर जाते हैं, बट अब बहुत कम होता है, इसीलिए हम इसको कभी भी टिक नहीं करते। सर जैसे कोई कॉलम में बाय द वे फिल ना किया हो तो वीएफएस असिस्ट कर देता है? कोई दिक्कत, देखो सुनो मेरी बात, जब आप वीएफएस के अंदर अपनी फाइल जमा करवाओगे तो वो एक नजर मारेंगे आपके फॉर्म पर, ठीक है, ठीक है। अगर उनको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो गई है तो वो आपको समझाएंगे, आपको 5-10 मिनट देंगे, आप उसको भर दो। जैसे कि सिग्नेचर्स को कई बार देखते हैं, कई बार लोग सिग्नेचर्स करना भूल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने वीजा अप्लाई किया, फैमिली की तरह जा रहे थे, अपनी वाइफ, अपने माता पिता सबका फॉर्म लेकर मैं पहुंचा वहां पे, तो वहां पर मेरे रिलेटिव्स के वीजा फॉर्म पे किसी के साइन ही नहीं, ठीक है। करने वाला भी मैं ही था, भूल गया, रात भर सोया नहीं था, तो उन्होंने कहा जी ये सब कहाँ है, इन्हें बुलाओ, इन्हें साइन करवाओ। तो मैंने कहा सब यही है, चिंता मत करो, खंबे के पीछे खड़े हैं। मैं खंबे के पीछे गया, मैंने सबके साइन किए, फॉर्म जमा करवा दिए, सबका वीजा लग गया। ठीक है सर एक क्वेश्चन है, इससे हटके है थोड़ा सा, पूछिए पूछिए। जैसे इक्वाडोर का वीजा सर ऑन अराइवल है कैसे? इक्वाडोर का थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन में है, वैसे हम लोगों को अराइवल पे परमिट मिल जाता था, बट जब से ये कोविड का प्रॉब्लम हुआ है तो कुछ लोगों को वापस भी भेजा गया है, कंफर्म्ड नहीं है मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी जी, ठीक है, लेके जाना पड़ता है। हाँ, ग्वाटेमाला का मैं आपको बता चुका हूँ, आपने पूछा था, मैंने व्हाट्सएप पे आपको जवाब दे दिया। जी जी जी। और सर एक अगर कोई डंकी करना चाह रहा है, पहली बात तो डंकी कभी करना ही नहीं चाहिए है, जी जी, ठीक है। इक्वाडोर को डंकी के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो एंड जमाइका,
जमाइका। इनों के लिए आज भी इंडियंस को वीजा नहीं चाहिए है, ठीक है, पर मैं किसी को सलाह नहीं देता हूँ डंकी करने की, और ना ही करना चाहिए, ये गलत काम है। ओके, और बताइए। तो यूक्रेन से, जैसे बोलिए। यूक्रेन का वीजा है और कोई वहां पे जाना चाहे सर, इक्वाडोर, तो हो जाती है डायरेक्ट फ्लाइट सर? नहीं, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है यूक्रेन से। यूक्रेन से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, बट आपको यूक्रेन से जो फ्लाइट मिलेगी वो वाया लंदन या वाया मॉस्को मिल जाएगी, या वाया इस्तांबुल मिल जाएगी, फिर वहां से भी फिर यूएस से जाएगी, फिर यूएसए से इक्वाडोर जाएगी, या मैक्सिको जाएगी, वहां से इक्वाडोर जाएगी। इक्वाडोर की डायरेक्ट फ्लाइट्स काफी कम जगहों से हैं। ठीक है सर, जो पॉइंट नंबर 28 है, जैसे फिंगरप्रिंट कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग फॉर शेंगन वीजा, जैसे आज से 10-12 साल पहले तो फिंगरप्रिंट होते नहीं थे। हाँ, तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। मैं तो आपको पहले ही कह के चल रहा हूँ कि पिछले 5 साल में अगर कलेक्ट हुए हैं तो आप इसको यस कीजिए, नहीं तो आप इसको नो करके चलेंगे, दोबारा से फिंगरप्रिंट दिलवाएंगे। ओके, वहां पे जस्ट स्टिकर वीजा जो नंबर है वो डाल दो। हाँ बिल्कुल ठीक है। और कोई सवाल? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं, अगर उसमें कोई डॉक्यूमेंट फेक लगता है तो उसमें फिर क्या बैन लगेगा जी? नहीं, बैन इतनी आसानी से नहीं लगता है, और बैन आपको कभी भी नहीं लगेगा अगर आप हमारे रूल्स फॉलो करो, आपको कभी नहीं लगेगा। ठीक है। हाँ, क्लाइंट को भी हमेशा बैन नहीं लगता है। अगर फेक लगता है 80% लोगों को बस वो रिफ्यूज करते हैं, बैन नहीं लगाते। होटल वाउचर तो 80% लोगों के वैसे ही फेक होते हैं। 80% लोगों के होटल वाउचर फेक होते हैं, और जो जितनी भी समझदार कंट्रीज हैं उन्होंने होटल वाउचर बुक करने से मना कर दिया है, एयर टिकट बुक करने से मना कर दिया। ठीक है, और बोलिए, और कोई सवाल? सर मेरे क्वेश्चन मिला है सर, थोड़ा बोलिए। थोड़ा हट के है। वो क्लाइंट मेरे पास बात करने के लिए आज आए थे, वो कह रहे सर कि मुझे कनाडा वर्क परमिट करवाना है, बील के भी 10th पास हुआ था, तो 10th पास वर्क परमिट होता है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं है ना, बहुत मुश्किल है। होता है LMIA करोगे तो जरूर हो जाएगा। अब LMIA क्या होता है, उसके लिए मुझे पहले आपको कनाडा की पूरी रामायण समझानी पड़ेगी, उसके बाद मैं MLIA पे पहुंचूंगा। ठीक है, तो अभी आप इस चीज को यही मान कर चलो कि अभी आपने सीखा नहीं है कि ऐसे लोगों का वीजा कैसे। ठीक है जी, 1 महीना वेट करो प्रदीप जी। डॉक्टर शिव से बात कर लेना, वो आपकी मदद कर देंगे इसके अंदर। उन्होंने सब कुछ सीखा हुआ है, वो डबल बार सीख रहे हैं, दोबारा सीख रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं वो। हाँ जी, बढ़िया सर। सर एक और क्वेश्चन था जी। हाँ जी, पूछिए प्लीज। सर जैसे हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो उनके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होती, तो फिर क्या हमको खुद लगानी चाहिए? सुनिए मेरी बात। पहली बात तो ये कि अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, अच्छी कंपनी चला रहे हैं, अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, तो नकली डॉक्यूमेंट तो कभी नहीं बनाने चाहिए। ठीक है जी सर। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीजें जो आगे आपको सिखाएंगे। ठीक है, अभी आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है, बहुत कुछ सिखाएंगे आप। जी सर, थैंक यू। जवाब मिल गया आपको? हाँ जी ठीक है सर। ठीक है, तो ऐसा है, इसका आपको जो सुनिए आदम प्रकाश की जरूर मिल जाएगी, आपको रिकॉर्डिंग जरूर मिल जाएगी। ठीक है, और अगर कभी क्या कहते हैं कोई दिक्कत आई तो मैं आप लोगों की रिकॉर्डिंग की वजह से दिक्कत में आऊंगा। ठीक है, हमारे को मेडियस को लेके इतनी दिक्कत आई है सिर्फ हमारी रिकॉर्डिंग्स देने की वजह से, और बच्चों को लेकर हम डेडिकेट हुए कि हाँ बच्चे को ऐसे भी सिखाओ, ऐसे भी सिखाओ, ऐसे भी सिखाओ। जो हमने मुसीबत फेस की इतनी, चलो अब तो दोबारा आ जाएगा, बट वो सिर्फ उसका कारण यही था कि हम हर एक चीज सिखाने की, और हर तरह से जैसे स्टूडेंट कहते हैं उनके साथ हम करते हैं, पर कुछ चीजें अलाउड नहीं होती हैं हमारे। ठीक है, ये चीजें आप लोग भी समझा करो। कुछ चीजों के सवाल अंडरस्टूड होते हैं, और आपके पास फोन नंबर है, आपके पास बहुत सारे और तरीके हैं बात करने के। ठीक है, अब होमवर्क समझ लीजिए। मैंने आपको वीजा फॉर्म पूरा एक एक लाइन समझा दिया है, आपने फिर भी शेनेगन का वीजा फॉर्म 5 बार भरना है। If you really want to become an expert travel agent, आपने इसको 5 बार भरना है। ठीक है, तो आज की क्लास में यही कंक्लूड करूंगा। आप सब लोग प्लीज प्रैक्टिस करें, और जो वीजा फॉर्म में लास्ट में इतनी सारी डिटेल दी गई थी उसको पढ़े, उसको समझे। अगर उससे रिलेटेड कुछ आपको समझ में ना आए तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछें।